नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक से डिब्बों को हटाने का काम जारी। शाम तक रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने की उम्मीद। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। संसद में बने कानूनों की जांच का राज्य सरकारों को नहीं है संवैधानिक अधिकार। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। संविधान के उल्लंघन और अपमान का लगाया आरोप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मिलवॉकी में रिजर्व फोरम में पहुंचे। औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। संबोधन के साथ ही खत्म होगा 4 दिन का नेशनल कन्वेंशन। वहीं बराक ओबामा ने कहा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करें बाइडेन। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। केरल, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। कोंकण, गोवा, आंध्र और छत्तीसगढ़ में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महिला एशिया कप की आज से श्रीलंका में होगी शुरुआत। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की चुनौती। गोंडा के झेलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। ट्रेन के 60 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी से इस रेलवे ट्रैक को सही कर रेलवे यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद ये है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिया जाए। वहीं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पैनल जारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता या उसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। वैसे तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें अभी लागू नहीं किया गया है। बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 10 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको कोई ऐसी कमेटी जांच ही नहीं कर सकती। संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप संविधान को वायलेट कर रहे हैं। कानून के चेहरे में या कानून की दृष्टि में जो संदिग्ध अपराधी है, उनको दिया जा रहा है कि न्याय संहिता में न्याय है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए।
और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करेंगे। आज उनके संबोधन के साथ ही 4 दिन का रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन समाप्त हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलवॉकी में रिजर्व फोरम में पहुंचे हैं, जहां वे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला करने पर कम और एकता के संदेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना भाषण दोबारा लिखा है। ट्रंप ने कहा कि ये पूरे देश, यहां तक कि पूरी दुनिया को एक साथ लाने का मौका है। सम्मेलन के आखिरी दिन मेलानिया ट्रंप, इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर भी सम्मेलन में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन हाल ही में जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये दबाव बढ़ने लगा है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करें। इन सबके बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि बाइडेन अपनी दावेदारी पर पुनर्विचार करें। ओबामा और पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर चिंता जताते हुए बाइडेन को पीछे हटने के लिए कहा। इन दोनों नेताओं ने आगाह किया है कि अगर बाइडेन ऐसा नहीं करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी सदन में नियंत्रण हासिल करने की क्षमता खो सकती है। सूत्रों के अनुसार पेलोसी ने बाइडेन से यह भी कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को शायद हरा नहीं सकते। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी ट्रंप को हराएंगे। दरअसल बाइडेन की उम्र इस बार बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। हल्के लक्षणों के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर अपना अभियान रोकना पड़ा है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन में गुरुवार का दिन सबसे खराब रहा, जब ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्रों की सशस्त्र पुलिस के साथ झड़प में 13 लोग मारे गए। वहीं पिछले एक हफ्ते से में लगभग 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। फिलहाल उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी ढाका में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। बांग्लादेश के तनावपूर्ण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुल्ला में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्र 5 जून के उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। तो आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में आक्रोश हिंसक झड़पों में अब तक 19 की मौत। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद है और साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग लगातार यहां पर अपना उग्र रूप ले रही है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में भारी हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी हड़ताल का यहां पर आह्वान किया था। तो मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। लगातार जो हिंसा का दौर है बांग्लादेश में वो जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के अंतर्गत वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान करेंगी। समारोह आज शाम राष्ट्रपति भवन में होगा। इससे पहले 5 जुलाई को रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है।
सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। गुरुवार शाम लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में इन विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त विधेयक के साथ ही सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, काफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल है। और आइए अब बात करते हैं बजट की से जुड़ी उम्मीदों की। तेईस जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट में किसानों और कृषि सेक्टर के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि शुरू से ही किसान कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। किसानों की आर्थिक समृद्धि को सरकार कैसे दे रही है बढ़ावा, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले एक दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान, जय अनुसंधान को अपनाकर बदलाव का एक नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियों की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। पीएम किसान से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला। पिछले एक दशक में कृषि वस्तुओं के निर्यात में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज हुई है। किसानों को उत्पादन लागत से 50% अधिक रिकॉर्ड एमएसपी मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, साथ ही नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत हुई। किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण। ई-नैम के तहत 1361 मंडियों के इंटीग्रेशन से 1.8 करोड़ किसानों को मिला लाभ। यूरिया में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित और रोजगार के 10 लाख अवसरों का हुआ सृजन। मिट्टी की सेहत को देखते हुए किसानों को दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पानी की बचत और उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पीएम किसान मानधन योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को दिया गया बढ़ावा। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला और विपणन, साथ ही ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिस वजह से इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में किसान और कृषि के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के किसानों को क्या उम्मीदें हैं। आपको सुनाते हैं आगामी बजट को लेकर देश के किसानों की आवाज। किसानों को इस बजट से मोदी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने टॉक से नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में पैसे जाते हैं और अब भी हमें उम्मीद है कि किसान हित में बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे। किसानों को बिजली, दिन में बिजली मिले और समर्थन मूल्य समय पे मिले, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और देश हित में अच्छा फैसला हो। जो बजट आने वाला है, मोदी जी ने किसानों के लिए पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। किसान सम्मान निधि और कृषि के बारे में, खाद बीज के बारे में किसानों को बहुत अच्छा
मोदी जी ने तोहफा दिया था। और अब के बजट में भी किसानों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। जो हमारा एमएसपी गारंटी कानून की मांग है किसान की, उसके लिए बजट में कोई अलग सा प्रावधान किया जाए। बजट अब आने वाला है, उसमें कृषकों के लिए आवारा पशुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए इसका। किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए और किसान को कर्ज से कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी रणनीति तैयार करनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। के बाद स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर कॉम्पेंडियम भी जारी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी मादक पदार्थों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही है और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसके माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय और जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। 35 साल से कम उम्र के बच्चे इस लड़ाई में साथ दें और 35 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इस बात की चिंता करें कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। 2047 में नशा मुक्त भारत के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसा समन्वय हो ताकि इस देश से नशे के कारोबार पर
पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है। तकरीबन 4 घंटे की सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज होने चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील जयेश उन्नीकृष्णन ने से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। नीट मामले में पेपर लीक हुआ है और इस बात की पुष्टि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी दिखी, और भी कई पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल किए, चाहे वो एनटीए से हो, चाहे याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर सवाल करने की बात हो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता जयेश उन्नीकृष्णन जी है। नीट के मामला बहुत ध्यान से आज सुनवाई हुई, बहुत लंबे सुनवाई हुई, पूरे दिन उसके बारे में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है आज, जो कहते हैं कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी रिजल्ट वेबसाइट में, एनटीए की वेबसाइट में सेंटर वाइज पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सैटरडे 12 बजे तक उसको पब्लिश करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पारदर्शिता वाली एक जजमेंट है ये, क्योंकि नीट के बारे में जितना एलिगेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया में और जन सामान्य के मन में, तो आज की सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से उसमें पारदर्शिता लाया गया है। और दूसरा, दोनों तरफ को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि नीट में कुछ गड़बड़ हुई है, इन द सेंस सिस्टमिक फेलियर। जिस तरह से आज एनटीए से सवाल किए गए, खासे तीखे सवाल माने जा सकते हैं, जब ये बात स्वीकार की गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कितना व्यापक तौर पे हुआ है ये बाद में तय किया जाएगा। दूसरी बात, जब सीबीआई की बात आएगी तो सीबीआई भी लगातार इस पर जांच कर रही है। इन दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, जो आज की बहस है उसको देखते हुए? एनटीए की तरफ से ये पहले बताया जाने की कोशिश किया था, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, कि एक वन ऑफ इंसिडेंट है, कि कोई सेंटर में कॉम्प्रोमाइज हुआ है या वहाँ पे किसी ने इसको लीक करने की कोशिश किया है या लीक हुआ है। और जहाँ तक सीबीआई के सवाल है, सीबीआई ने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके एक आध एक्यूज को इस मुकदमे से लेके। तो एनटीए के थोड़ा रुख बदलते हुए देखा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें हर जगह हुआ है और ट्रांसपेरेंसी वाली सवाल उठ गई है, तो एनटीए भी सिस्टम को ठीक करने की बातें चल रहे थे। तो इसका मतलब नॉर्मली जैसे एडवर्सरियल लिटिगेशन होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आज उससे अलग देखे इस देश की बच्चों की भविष्य के बारे में दोनों पक्ष को चिंता करते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज की सुनवाई हुई है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सोमवार को एक बार मामले की फिर से सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर सुना सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है, इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है।
इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी बदल गई है और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1951 के दौरान असम में 12% मुस्लिम थे, जो अब 40% तक पहुंच गए हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दाम्बुला में आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत की हरमनप्रीत की अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया हाल ही में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में दमदार जीत हासिल की थी। ऐसे में अब मौका है कि हरमनप्रीत की कप्तानी भारतीय टीम महिला टीम एशिया कप में भी अपना कमाल दिखाएगी। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।